हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन जी। बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हमने जो स्टार्ट किया, बायोस्टैट लॉ तक आपने कर लिया। अब आ रहे हैं हम इसकी एप्लीकेशंस पर। ओके जी, तो नेक्स्ट हेडिंग इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोस्टैट्स लॉ। एप्लीकेशंस मतलब अब बायोस्टैट ने तो एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताया। अब बेटा वो डीबी यानी स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बताया था उसने, वो तो चल बताया ही बताया, लेकिन उस डीबी का हम क्या करेंगे, हम उस कंसेप्ट का यूज कर कर कई केसेस का मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा स्टार्टिंग की बातें क्लियर होनी चाहिए। आपको क्लियर है व्हाट इज बायोट-सवार्ट्स लॉ? अब जो बायोट-सवार्ट्स लॉ है जी, वो dB इक्वल टू क्या आ गया, KIdl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके जी, तो ये तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट है। अब इसकी एप्लीकेशंस में हम इसका यूज कर कर क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक स्ट्रेट कंडक्टर है जी। अब स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है आई, उससे कुछ दूरी पर यानी यहां पर हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू चाहिए तो बेटा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ। अभी कर रहे हैं, एक एक करके टेकअप कर रहे हैं सारी चीजें। यहां हमें एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो बेटा पूरी लूप का तो अभी हमें पता नहीं है ना, हमें तो सिर्फ एक छोटे से करंट एलिमेंट का पता है। तो पूरी लूप का कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी हम फाइंड करेंगे। इसके सेंटर पे चाहिए, सेंटर वाला भी ऑब्टेन हो जाएगा। इसके एक्सिस पे चाहिए, वो भी विद द हेल्प ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ ऑब्टेन हो सकता है। तो अगला अपना जो टारगेट है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ बहुत है, लेकिन जितनी मैंने लिस्ट कर ली वही हमने सिलेबस के हिसाब से डील करनी है। जिसमें से सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, नंबर 1 आएगी अपनी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके हम सिर्फ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, उसी में टाइम लग जाएगा। इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ रिजल्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। ये सर्कुलर लूप है, ये कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जी। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, ये हम बकायदा डिराइव भी कर लेंगे, रिजल्ट्स भी डिस्कस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके केसेस जो बनेंगे कर लेंगे सिलेबस में। इसकी डेरिवेशन नॉट इन सिलेबस, सिलेबस में। उसके अलावा इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पर फाइंड करेंगे, ये भी सिलेबस में है। ये थोड़ी लंबी डेरिवेशन है, डेरिवेशन ज़्यादा, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से कम, तो इसको बाद में टेकअप करेंगे। तो 3 टारगेट है अपने पास। नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ में बेटा 3 टारगेट्स हैं। नंबर 1 टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम इट। नंबर 2 टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप at its center. Number 3 to find magnetic field due to a circular loop at any point on its axis. तो ये 3 टारगेट्स हैं। इन 3 टारगेट्स में से ये वाली चीज अभी हम टेकअप नहीं करेंगे, ये बकायदा एक आर्टिकल है, इसको लास्ट में देखेंगे। न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेने के बाद इसको हम लास्ट में टेकअप करेंगे। तो एक्सिस वाला आएगा, लेकिन अभी अपने टारगेट में नहीं है। हमें अभी टारगेट में 2 चीजें लेनी है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर एट एनी पॉइंट नियर इट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, और सर्कुलर लूप के सेंटर पे। फिर दोनों को मिला के खूब सारे क्या कर देंगे, साथ के साथ न्यूमेरिकल। अब इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट जब हो जाएगा ना, स्ट्रेट सर्कुलर वाला, उसके बाद फिर हम दूसरी चीजों पर आते हैं। तो सबसे पहले
आपकी आज की हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ बाय-स्टुअर्ट लॉ, ठीक है, डाल लो एप्लीकेशंस ऑफ बाय-स्टुअर्ट लॉ। ये बाय-स्टुअर्ट लॉ मैंने ऐसे लिख दिया कल वाला। उसके बाद आ जाएगा स्ट्रेट कंडक्टर वाला, उसके डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, फिर ये डिराइव भी करवा देंगे। ओके जी, तो डालो हेडिंग नंबर 1। सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी एप्लीकेशंस ऑफ बाय-स्टुअर्ट लॉ। ये आपने आउटलाइन लेनी ना कि हमने करना क्या है यार, आज का जो टारगेट है अपना वो क्या है, वो हमारी पहले से आउटलाइन क्लियर है, फिर इधर उधर की बातों पे जाएंगे नहीं, खिलाना नहीं पड़ेगा। एक आउटलाइन सी होगी कि 2 चीजें करनी है, स्ट्रेट कंडक्टर डिस्कस करना है, सर्कुलर लूप के सेंटर पे फील्ड डिस्कस करना है, एक्सिस वाला बाद में देखी जाएगी। ओके जी, तो हेडिंग मैंने लिखवाई 2-3 बार बोलकर आपको, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ। ओके जी, इसमें सबसे पहले नंबर पर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले नंबर पर नंबर 1 टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ध्यान देना जी, मैंने बोला डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट और न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं इसके। अब स्ट्रेट कंडक्टर है कोई, कई तरह की शेप हो सकती है, लेकिन हम फिलहाल किस पे आ रहे हैं भाई, ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, कैरिंग करंट आई जी। बेटा ये करंट आई इसने कैरी किया हुआ है, जो भी इसकी लेंथ है दे रखी है, आर हमारा उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो पी बेटा क्या हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पी इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ रही होगी, एंड आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमेशा बेटा जब डिस्टेंस लेना है तो कौन सा लेना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना होगा, वरना ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब कंडक्टर से डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी वाला नहीं लेना, सिर्फ कौन सा वाला लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यार ये स्ट्रेट कंडक्टर, ये पॉइंट पी, ये आर, इससे क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया जी। ओके, अब इस जगह पर इस पूरे स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बकायदा डेरिवेशन है। हम पहले इसका छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा dB, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन मैंने बोला वो इंटीग्रेशन वगैरह वाला पंगा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये CBSE के सिलेबस में है ही नहीं है डेरिवेशन, ना पंजाब बोर्ड के में है, इसलिए इसका डेरिवेशन वाला पार्ट छोड़ा हमने, डायरेक्ट इसके रिजल्ट पे आ रहे हैं। तो बेटा इस पॉइंट पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कर कराकर जो आएगा दैट विल बी KI/R इंटू साइन φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। क्या रिजल्ट रहेगा जी इसका, KI/R साइन φ1 प्लस साइन φ2। याद रखना है K वही अपना 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, K वही बच्चा जी μ0/4π, याद कर लो। अब K की वैल्यू μ0/4π, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस, I इसमें बहने वाला करंट, φ1 बेटा इसका जो एक एंड है मान लो वो हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ज्वाइन कर दो, ये जो एंगल बन रहा है इसको φ1 मानना, जो दूसरा एंड है
इसको फिर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ये वाला जो एंगल बन रहा है मान लो φ2 है, तो समझ लो φ1 और φ2 अपनी एक्सप्रेशन में हमने किसको माना है। ये रिजल्ट है जी, याद रखो बस, KI डिवाइडेड बाय R sin φ1 प्लस sin φ2। ओके, डायरेक्ट रिजल्ट ही आ गया तो आ गया। B इज इक्वल टू KI बाय R sin φ1 प्लस sin φ2। ठंडे दिमाग से इस रिजल्ट को याद करो, बहुत काम आना है इसमें, बहुत ज्यादा काम आना है इस रिजल्ट में। ओके जी, अब इस रिजल्ट के बेटा कुछ स्पेशल केसेस हैं, इसके कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। जैसे ये तो है ही है स्ट्रेट कंडक्टर, अब इसके स्पेशल केसेस ये, अच्छा उससे पहले स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे फाइंड करने के लिए, उससे पहले स्पेशल केसेस डिस्कस करने से पहले डायरेक्शन का कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है ना। तो डायरेक्शन के लिए बच्चे कुछ नहीं, वो पुरानी बात ही है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपने पास आ जाएगा राइट हैंड ठीक है जी, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, यहां कहीं पे पॉइंट है, ध्यान देना। अब तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। थंब आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स क्या प्रोवाइड कर देंगी आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से देखो, ये स्ट्रेट कंडक्टर, ये फिंगर्स जा रही हैं कुछ ऐसे, देखो ओके। जब थंब ऊपर है, इस जगह पे फिंगर्स इनवर्ट एंटर करती हुई नजर आ रही हैं, घूम के आएंगी तो ये फिंगर्स आउटवर्ड आती हुई नजर आ जाएंगी। तो इधर देखोगे तो फिंगर्स इनवर्ट जा रही हैं, यहां पे देखोगे तो फिंगर्स आउटवर्ड आ रही हैं। फिर से देखो, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ये थंब, फिंगर्स इसके ऐसे घूमेंगी, करंट कुछ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसके आसपास ऐसे रहेगा। अगर मेरा पॉइंट इधर है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम रही होंगी तो इस जगह पे तो आपकी तरफ आ गई फील्ड लाइंस, और जब यहां घूम के जाएंगी तो इस जगह पे इनवर्ट जा रही हैं। अगर मैं इसको शो करके दिखाऊंगा तो ये कुछ ऐसे शो करूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इस पॉइंट पे ये इनवर्ट जाती हुई नजर आएंगी, प्लेन ऑफ पेपर के इस पॉइंट पे आउटवर्ड जाती हुई नजर आएंगी। सारा खेल इस पूरी यूनिट में डायरेक्शन का है, सारा ही खेल डायरेक्शन का है। आप समझो, अगर मैं थंब को ऐसे रखता हूं तो फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है, देखो। अब हर बार ऐसे सर्कुलर बनाने की जरूरत नहीं होती, हम मान के चलेंगे कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो पॉइंट अगर इधर है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यहां पे फील्ड लाइंस देखो, यहां एंटर कर रही है ना, एंटर अंदर की ओर, यहां पे ये एंटर करती और यहां पर ये बाहर की ओर आती। जहां पे एंटर कर रही है, आपसे दूर जा रही है, वहां मैं क्या लगा दूंगा, क्रॉस। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया क्रॉस का मतलब इनवर्ट, आपसे अवे। और ये ऐसे करके देखो, यहां पे तो इनवर्ट जा रही हैं और इस जगह पे आउटवर्ड आ रही हैं, आउटवर्ड बाहर आ रही हैं फील्ड लाइंस। तो इस जगह पे क्या लगेगा, डॉट। तो बेटा स्ट्रेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो गए। ये तो है ही है, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन ये भी है कि इस जगह पर, इस साइड पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, वहां पे फील्ड लाइंस इनवर्ड आ रही हैं, यहां पे फील्ड लाइंस आउटवर्ड आ रही हैं। आप डॉट और क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे पता लग जाता है कि फील्ड लाइन इनवर्ड जा रही है कि आउटवर्ड जा रही है। बात को समझो, सारा खेल मैंने बोला इस पूरी यूनिट में डायरेक्शन का है, सारा खेल ही डायरेक्शन का है। ओके, मान लो मेरा स्ट्रेट कंडक्टर कुछ ऐसे पड़ा होता, इसमें से करंट चल रहा है आई, स्ट्रेट कंडक्टर कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, जो आना जो आना है, मुझे इस जगह पर इसकी क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, या इस जगह पर
इस फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो लगाओ जरा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर मैं ऐसे लगाता हूं, उधर जा रहा ना करंट, तो फील्ड लाइंस अगर इस जगह पे हूं, नीचे हूं, तो इस जगह पे फील्ड लाइन नीचे जा रही है और ऊपर वाले पॉइंट पे फील्ड लाइंस ऊपर की ओर आ रही हैं। देखो इस जगह पर फिंगर्स बाहर की ओर जा रही हैं, बाहर 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 बाहर, घूम के जब पॉइंट इधर आएगा तो ये इनवर्ड हो जाएंगी, ऊपर आउटवर्ड 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 और नीचे वाले पॉइंट पे इनवर्ड। तो यहां पे फील्ड लाइन आउटवर्ड आ रही है और यहां पे फील्ड लाइंस इनवर्ड आ रही हैं, कर कर देख लो। सारा खेल डायरेक्शन का है। अगर मैं इस पे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, करंट इधर को है, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे चल रही हैं। देखो ऊपर वाले पॉइंट्स पर ये आउटवर्ड आ रही है, आउटवर्ड आपकी तरफ, और नीचे वाले पॉइंट्स पर ये इनवर्ड जा रही है, इसलिए नीचे आप क्रॉस और ऊपर डॉट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डायरेक्शन बहुत 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 जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन के बिना नहीं इसके क्वेश्चंस होने। मान लो स्टेट कंडक्टर कुछ ऐसा हो जाए, मुझे इस जगह पर और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। चेक कर सकते हो, ये गया थंब, अगर फील्ड लाइंस इधर हैं, देखो ऐसे करके घूम के उंगली आएंगी, इसके हिसाब से यहां इनवर्ड और यहां आउटवर्ड। अब अगली बार से ये गोले नहीं बनाएंगे हम डायरेक्ट क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे, इनवर्ड या आउटवर्ड। स्ट्रेट कंडक्टर इनवर्ड एंड आउटवर्ड। यहां पे फील्ड कैसा, इनवर्ड, इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पे फील्ड कैसा, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा बात वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, सारा खेल डायरेक्शन का है। अगर हमें डायरेक्शन पता लग गई ना मैग्नेटिक फील्ड की, तभी हमारे रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि बेटा जब दो दो फील्ड्स को ऐड करना होगा तो हमें देखना होगा कि ऐड करते वक्त अब ये ऐड ही होंगे एक्चुअली के सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वेक्टर्स हैं। उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होगी। तो अभी तक की बात ये कि स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर से आर डिस्टेंस की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट ये है, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलती है। अब आते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस पर। स्पेशल केसेस का मतलब कि अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का होता, अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दो तीन केसेस बनेंगे, देखना जरा ध्यान से। ओके, यहां पे थोड़ी सी हम जगह क्रिएट कर लेते हैं। केस वन भाई, कि अगर अपना ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है ये इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए। इनफाइनाइट लेंथ मतलब कि जो स्ट्रेट कंडक्टर है अपना, उसकी लेंथ इनफाइनाइट है। ओके, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट उसमें वही आई है, लेकिन इसकी लेंथ अनंत है। अनंत यानी कि इनफाइनाइट है, अनंत यानी कि इनफाइनाइट है। दोनों तरफ से क्या है, ये इनफाइनाइट लेंथ है। मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहीं यहां पर है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया P। अब ध्यान से सुनना जी, डिस्टेंस तो आ रही है। अगर ये फाइनाइट लेंथ का था तो एंगल कितना बन रहा था, φ1। नीचे से कितना बन रहा था, φ2। ये φ2 था। ओके भाई, ये जितना ज्यादा दूर चले जाएगा एंड जितना ज्यादा दूर चले जाएगा, मान लो ये एंड यहां होता तो यहां से लाते तो एंगल इंक्रीज हो जाता ना। अगर ये और दूर चले जाए तो यहां से ज्वाइन करते तो एंगल और इंक्रीज हो जाता। दैट मीन्स जितना एंड दूर होगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, उतना ये φ1 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर ये एंड चलते 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 इंफिनिटी हो जाए तो ये जो φ1 है ये चलते 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 पैरेलल हो जाएगा ना। ये इंफिनिटी की ओर जा रहा है और ये उससे कभी मिल ही नहीं पाएगा, तो ये एंगल इंक्रीज होते 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 कुछ ऐसे हो जाएगा, ये पैरेलल चलेंगी। दैट मीन्स अगर ये एंड इनफाइनाइट जा रहा है
तो ये लाइन उसके पैरेलल चलती जा रही है मिलने की कोशिश में, लेकिन वो है कि मिलने ही नहीं देता। तो ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, यानी अपना φ1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर भाई ये वाला एंड भी क्या कहां जाएगा, इंफिनिटी की ओर जाएगा, तो ये वाला एंड भी कभी मिलेगा नहीं। अगर एंड कभी नहीं मिलेगा तो दैट मीन्स इधर से भी एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये φ2 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो φ1 भी 90 डिग्री, φ2 भी 90 डिग्री। ध्यान से देखना, इनफाइनाइट लेंथ का बेटा अच्छा ज्यादातर न्यूमेरिकल्स 90% न्यूमेरिकल्स आपको इनफाइनाइट लेंथ के ही मिलने वाले हैं। तो ये रिजल्ट तो है ही है, चलो इनफाइनाइट लेंथ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इनफाइनाइट लेंथ के आएंगे। तो अगली बात, अगर इनफाइनाइट लेंथ वाला हो गया तो इसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी, इनफाइनाइट वाले केस में φ1 90 हो गया, sin 90 1 हो गया, sin 90 की वैल्यू 1 प्लस ये भी sin 90 हो रहा है, φ2 भी 90 हो रहा है, 1 + 1 2, अंदर क्या आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। ध्यान से अपने आप देख लो, अब इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, sin 90 1 होता है, sin 90 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, तो अंदर भैया 2 आएगा और रिजल्ट आएगा 2KI/R। क्या आएगा ये रिजल्ट, 2KI/R। आपने इसको 2KI/R याद रख लेना। ओके जी, यही चलेगा, ज्यादा तो यही चलेगा, 2 × K × I डिवाइडेड बाय R। K की वैल्यू μ0 डिवाइडेड बाय 4π। डायरेक्ट पुट करनी है वैल्यू तो 10⁻⁷ लेकिन मैंने बोला है K, मैं तुम्हें याद कराता होता हूं कि K की वैल्यू यूज करनी है, अदरवाइज बुक्स में ये K के फॉर्म में नहीं मिलेगा। बुक्स में रिजल्ट होगा 2K की जगह μ0 बाय 4π I/R। तो बुक्स में ये रिजल्ट मिल जाएगा μ0 I/2πR। ओके, लेकिन हमने ऊपर वाला रिजल्ट यही याद रखना है, लिखवा दिया, यही याद रखना है, 2 × K × I × R। डायरेक्शन वही राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कर लेना जी बढ़िया से। केस 2 भी डिस्कस कर लो। केस 2 में ध्यान से सुनना, वो कहता है कि कंडक्टर तो इनफाइनाइट है, कंडक्टर तो इनफाइनाइट है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक एंड पे है। इनफाइनाइट कंडक्टर है बट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एट वन एंड। ओके, इनफाइनाइट कंडक्टर बट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एट वन एंड। अब इसका क्या मीनिंग है, कंडक्टर तो इनफाइनाइट है, केस 2 देखना, कंडक्टर बेटा जी इनफाइनाइट ही है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, इनफाइनाइट कंडक्टर बट अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है किसी एक एंड पे, इस एंड पे लगा लो, इस एंड पे, इस एंड पे लगा लो, कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बस एंड के बिल्कुल नजदीक वाली लाइन पर है। ये जा रहा है इंफिनिटी, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, याद करो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रहा। इसको जब आप एंड से मीट करते थे तो ये एंगल कितना आता था, फाई। अब मैं बोल रहा था पहले एंड दूर जा रहा है, अब एंड पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन पे पड़ा है। ये मेरा पॉइंट है और एंड यहां पर है, ये रहा। तो ऐसी स्थिति में यहां से एंगल फाई आता था, जितना दूर जाओगे फाई बढ़ते 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 90 की ओर बढ़ता है, लेकिन जितना पास आओगे पास आओगे पास आओगे, जो फाई है ये बढ़ते 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 सीधा लाइन पे आ जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। यानी अगर एक एंड पे मेरा पॉइंट है तो आगे तो है ही नहीं है ना, यही एंड हो गया। तो अगर आगे होता यहां मिलता, लेकिन ये तो सीधा इसी लाइन पे मिल गया, समझ गए होंगे। तो φ1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू
0 डिग्री, एक तरफ से 0 डिग्री आ गई, दूसरा एंड इन्फिनिटी वाला ही है, तो ये सीधी लाइन हो गई आर वाली, ये 0 डिग्री आ गई, और दूसरा एंड जो है वो तो फिर 90 डिग्री वाला है क्योंकि वो इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, दूसरा एंड 90 डिग्री वाला है। तो बेटा ऐसे केस में आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर, सॉरी इसको सीधा हमने क्या लिखा हुआ है, KI/R, ब्रैकेट में पहला एंगल 0 तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, दूसरा एंगल 90 डिग्री तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा KI/R, क्या आ जाएगा KI/R। डायरेक्शन वही राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन कहां से आएगी आपकी, राइट हैंड थंब रूल से ही आएगी। ओके जी, डायरेक्शन कहां से आ जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से। तो इसको कहते हैं वन एंड पे है लेकिन इनफाइनाइट, ये हो गया, दोनों केस जितने मर्जी बनाते रहो, केस जितने मर्जी बनाते रहो। जैसे अब मैंने एक बना लिया, मान लो कि एक एंड तो इनफाइनाइट है लेकिन एक एंड ना इनफाइनाइट है और ना ही हम बिल्कुल उसके एंड पे पड़े हुए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, एक जो एंगल है वो जितना भी आएगा आ जाएगा, फिर ना वो 0 आ रहा है ना 90 आ रहा है, जितना आ गया आ गया। और दूसरा वाला एंगल जो है वो इन्फिनिटी होने के कारण क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, और B की वैल्यू क्या आ गई KI/R, तो लगना ही लगना है, ब्रैकेट में क्या आएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 की जगह जो एंगल होगा सिचुएशन के हिसाब से वो ले लेंगे और साइन 90 की जगह 1 आ जाएगा, और डायरेक्शन के लिए फिर वही राइट हैंड थंब रूल आ जाएगा, डायरेक्शन के लिए फिर से वही राइट हैंड थंब रूल आ जाएगा। सबसे ज्यादा आपका इनफाइनाइट कंडक्टर वाला बेटा केस चलेगा, बाकी दूसरे भी चलेंगे लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला होगा दैट विल बी द केस ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टर। तो यार स्ट्रेट कंडक्टर का रिजल्ट हो गया, एक बार सर्कुलर वायर के सेंटर वाला रिजल्ट निकालने फिर न्यूमेरिकल इकट्ठे चलेंगे। ओके, 5-7 मिनट का काम है। तो अगली हेडिंग दूसरे नंबर पे, एप्लीकेशन में दूसरे नंबर पर, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, सर्कुलर लूप उसके सेंटर पे फाइंड करना है, ठीक है, एक्सिस वाला नहीं। मैग्नेटिक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, अभी हम सिर्फ एट इट्स सेंटर वाली बात लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। तो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर, इसके रिजल्ट के साथ साथ छोटी सी टुच्चू सी डेरिवेशन है वो भी हम लोग कवर अप कर ही देते हैं। मान लो कि यार ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है जी, लेट अस कंसीडर इट इज अ सर्कुलर लूप। ये क्या हो गया जी इसका सेंटर, ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस r, सॉरी रेडियस r, डिस्टेंस नहीं, इस बार इसका क्या दे दिया रेडियस r दे दिया। ओके, मुझे इसके सेंटर पर यानी कि O पर क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, पिछली बार तो मैंने फाइंड किया ही नहीं यार, बोला ये है, डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया। यहां पे भाई डेरिवेशन भी करनी पड़ेगी, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने बोला कि मुझे सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इसमें से करंट मान लो बेटा कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया। देखो करंट एलिमेंट लोगे तभी dB आएगा, क्योंकि बायोस्फीयर लॉ लगाना है हमने, तो dB से शुरुआत होगी। तो हमने बेटा इसका छोटा सा करंट एलिमेंट लिया AB, ओके, जिसकी लेंथ है DL, यहां लिख देते हैं AB इज इक्वल टू DL। ओके, तो जो करंट एलिमेंट हुआ वो क्या हुआ, आइडियल, आपको पता है करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन मैंने बोला हुआ है जिधर करंट जा रहा है उस तरफ क्या बना देते होते हैं, टेंजेंट बना देते होते हैं।
तो ये क्या चीज है, ये वो छोटा सा करंट एलिमेंट है। तो हमने बोला लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप हैविंग रेडियस आर। ये सब गिवन में होता है, जब आपको पता है ड्राइव कैसे करते हैं, जब लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, तो आर क्या दे रखा है हमें, इसका रेडियस दे रखा है, ठीक है, रेडियस ऑफ द लूप दे रखा है। तो आर हो गया जी रेडियस ऑफ द लूप, ठीक है जी, आर रेडियस ऑफ द लूप हो गया। आइडियल क्या हो गया, और स्मॉल करंट एलिमेंट हो गया। ओके, ओ हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, जो बिल्कुल कहां पर है बेटा, सेंटर पे है। उसके बाद कुछ भी नहीं कि अकॉर्डिंग टू बायर्ट्स लॉ द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज गिवन एज dB। और बायर्ट्स लॉ तो क्या कहता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB इक्वल टू K I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब K बहुत बढ़िया म्यू नॉट बाय 4 पाई, I बहुत बढ़िया करंट है, dl लेंथ है, R रेडियस है, थीटा यहां पर चेक करते हैं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो बेटा व्हाट इज थीटा, कल वाली बात याद करो, प्रीवियस लेक्चर वाली, कि जो साइन थीटा होता है इस फार्मूले में, दैट इज एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड आर। आर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल होता है ये। अब आर तो जा रहा है इधर को, करंट एलिमेंट इस तरफ, तो इनके बीच में एंगल तो कितना बन रहा है भैया, 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, डीएल जहां मर्जी हो, जरूरी नहीं है यहां पर, डीएल मैं जहां पर मर्जी ले लूं, अगर इस जगह पे भी छोटा सा डीएल लिया होता तो ये आइडियल की डायरेक्शन हो जाती, ये आर की डायरेक्शन हो जाती। करंट एलिमेंट और आर के बीच में जो एंगल है वो हर जगह पर कितना बनना है, 90 ही बनना है। बात को समझो। इस केस में इजी हो गया कि थीटा क्या था, इट इज यार एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, और ये कितना आ रहा है, 90 डिग्री एट ऑल पोजीशन। देयरफॉर बेटा जी जो dB आ रहा है वो आ जाएगा K I dl डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल लूप कैन बी obtained as, total magnetic field due to the whole loop can be obtained as, बेटा total magnetic field के लिए इसकी इंटीग्रेशन कर दो चक के, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। अब बेटा छोटे से करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड था dB, अब जब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो बेटा इंटीग्रेशन बेसिकली आपकी dl की होनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए तो ये है ना dl, इसी की इंटीग्रेशन होनी है, यानी लेंथ वाइज होनी है। तो dl 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 पूरी की पूरी लेंथ आ जाएगी बेटा। पूरी लेंथ जो सर्कुलर लूप है वो है 2 पाई r। ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट जाएगी बच्चा जी वो जाएगी 0 से लेके 2 पाई r तक जाएगी। मतलब कि जो b है ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई r, b की जगह यहां पर db की जगह हमने पुट कर दिया k इंटू आई इंटू dl डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा तो पहले ही 1 हो गया था। अगर मैं इसकी प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन करूं तो k कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, और इस केस में r भी कांस्टेंट है। आप जिस मर्जी पोजीशन पे चले जाओ r में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां तो मजा ही आ जाएगा। b इज इक्वल टू के आई बाय आर स्क्वायर बाहर ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl रह जाएगा 0 से लेके 2 पाई r में। जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो के आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl
L आ जाएगी, लेकिन आपको पता है L जो है टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप आ जाएगी वो 2 पाई r आ जाएगी। तो आपको रिजल्ट क्या याद रहेगा, 2 पाई r इंटू के आई बाई आर स्क्वायर, एक r कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा काई बाय r इंटू 2 पाई, इट विल बी k इंटू आई इंटू r डिवाइडेड बाई 2 पाई। याद रखना है, याद रखना है जी, स्ट्रेट कंडक्टर का क्या था 2ki बाय r, और ये क्या है 2ki बाय r के साथ में क्या लग गया पाई, 2ki के साथ में क्या लगा पाई। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको रिजल्ट इसी फॉर्म में याद रखना। अब बुक्स में फिर वही बात, इसको मॉडिफाई करके दे देगा, वो k की वैल्यू पुट कर देगा, वो लिख देगा b इज इक्वल टू k की जगह म्यू नॉट बाय बेटा 4 पाई पुट कर दिया इंटू आई बाय आर है इंटू 2 पाई है बेटा, पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। बुक्स में आपको ये कुछ ऐसे मिलेगा, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इसको k इंटू आई बाय आर इंटू 2 पाई रखना है। ओके जी, रिजल्ट आ गया। लेकिन ये लूप है, जरूरी थोड़ी है लूप में सिंगल टर्न ही हो, 2 टर्न हो सकती है, 3 टर्न हो सकती है, n टर्न्स हो सकती है, n टर्न्स हो सकती है ना। तो आगे नोट डाल लो, इसके आगे नोट डाल लो, जैसे हम आपको नोट पॉइंट लिखवा देते होते हैं। तो रिजल्ट आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। इसके आगे बच्चा जी नोट डाल लो और नोट में लिख लो फॉर n टर्न्स। अगर इसमें n टर्न्स होती तो b कितना आता, n इंटू के इंटू आई बाय आर इंटू 2 पाई आ जाता, n इंटू के इंटू आई डिवाइडेड बाय आर इंटू 2 पाई आ जाता, ये रिजल्ट हो जाता, n इंटू के इंटू आई बाय आर इंटू 2 पाई, तो ये रिजल्ट हो जाता जी। ओके, अब अगली बात आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, मैंने बोल रखा है, बार बार बोलता हूं, सारा खेल तो डायरेक्शन का ही है। तो यार ये जो सर्कुलर लूप है अभी फिलहाल हमें इसके सेंटर पर चाहिए, क्योंकि ये कहां ऑब्टेन किया मैंने, जस्ट एट द सेंटर किया ना, ना इधर ना उधर, जस्ट एट सेंटर किया है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी जस्ट एट सेंटर ही ऑब्टेन कर लेते हैं। तो जस्ट एट सेंटर अगर मैं इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर चुका हूं तो बेटा उसकी डायरेक्शन के लिए फिर से मेरे पास क्या है, राइट हैंड थंब रूल ही है। इस बार राइट हैंड थंब रूल में फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ, सॉरी फिंगर्स करंट को रिप्रेजेंट करेंगी। जो स्ट्रेट कंडक्टर होता था, स्ट्रेट कंडक्टर, उसमें थंब करंट को रिप्रेजेंट करता था, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को। इसमें फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ, मैं उल्टा सीधा बोले जा रहा हूं यार, यहां फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगी करंट को और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। देख लेते हैं जल्दी से, रिजल्ट तो अपना आ ही गया। डायरेक्शन के लिए बच्चे, डायरेक्शन के लिए अगर मैं देखूं तो हमने बोला कि जी ये सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप, इस जगह पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैल्यू तो आ गई हो रही, काई बाय आर 2 पाई, काई पाई 2 बाय आर। ओके, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, कुछ भी नहीं, मजाक है, सिंपल है, 10th क्लास में भी किया होता है। फिंगर्स ने रिप्रेजेंट किया करंट को और थंब जो आया वो आ रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर आ गया आपकी तरफ, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। आउटवर्ड आया, मैंने डॉट लगाया, जब भी आउटवर्ड आता है मैं क्या लगाता हूं, डॉट लगाता हूं, जब भी इनवर्ड आता है मैं क्या लगाता हूं, क्रॉस लगाता हूं। अगर ये करंट ऐसे होने की बजाय कुछ ऐसे हो जाता तो इस जगह पे फील्ड फाइंड करने के लिए ये गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में।
तो ये क्या हो गया जी आपका मैग्नेटिक फील्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं लगी तो समझ लो कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये ऐसे पड़ा होता तो ओके। अब देखो अगर मैंने बोर्ड पर ऐसे बना रखी है तो इसका मतलब इसका प्लेन जो है आपकी तरफ है। अगर ये ऐसे बना रखी है तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, ये वर्टिकल पड़ी हुई है, ये कैसी पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, इसका प्लेन ऊपर की तरफ है। अब जब इसका प्लेन ऊपर की तरफ है, इस पे मैंने करंट कुछ ऐसे फ्लो करवा दिया तो ये ऐसे पड़ी हुई है ना, ये इसका प्लेन है, ये ऐसे पड़ी हुई है, तो थंब किधर जा रहा है ऊपर की ओर, यानी इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर जा रहा है ऊपर की ओर। ओके, अगर शेप ऐसी बनाऊं मैं लेकिन करंट उल्टा ले ली ऐसे वाला, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी हुई है, ऐसे जाएगा नीचे चल जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड गया नीचे। अब देखो ये सब तरह के केसेस मिलेंगे ना आपको, कभी ऐसे बनी होगी, ऐसे मतलब पूरे ऐसे सर्कल दिख रहा है ना, तो इसका मतलब फेस तुम्हारी तरफ है, इसका ऐसे रख दिया तो इसका मतलब इसका फेस ऊपर की तरफ है, इस लूप का फेस ऊपर की तरफ है, उसके हिसाब से करंट की क्या चाहिए होगी हमें डायरेक्शन चाहिए होगी। एक और तरीका है इसको बनाने का, वो भी बना देते हैं, क्योंकि अब ये तो चीजें आएंगी यार, टोटली ये जो बाय-स्वेट लॉ जो चल रहा है ना टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, बोर्ड हो कंपटीशंस हो जो मर्जी हो, ये टॉपिक ही कैसा है न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक है यार, इसमें न्यूमेरिकल्स ही आने, इसलिए हमें इसकी तैयारी ही करनी पड़ेगी। इसको कई बार वो ऐसे बना देता है लूप को। अब अगर उसने लूप कुछ इस फॉर्म में रखी हुई है तो भी आपको समझना है इसका क्या मतलब है। भाई ऐसे शो की हुई है तो इसका फेस तुम्हारी तरफ है, मतलब कॉपी पे अगर यहां पूरा गोला बना हुआ है तो फेस तुम्हारी तरफ है। अगर ये ऐसे रखी हुई है तो ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, जैसे मान लो कॉपी पे ऐसे बनी हुई है तो ऊपर की ओर जा रही है, ये वर्टिकली अपवर्ड, इसका प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल है और नॉर्मल वर्टिकल है, इसका नॉर्मल आपकी तरफ आ रहा है। ये लूप ऐसे रखी हुई है समझ लो, ठीक है, ये वर्टिकल रखी हुई है, ये भी वर्टिकल रखी हुई है, ये कैसे रखी हुई है हॉरिजॉन्टल। अब अगर ये ऐसे रखी हुई है, देखो ये एज है इसकी, ऐसे पड़ी है लूप, ओके, तो इसमें भी करंट फ्लो हो सकता है, हो गया, ओके, इसमें भी करंट फ्लो हो सकता है, हो गया। अब देखो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये ऐसे पड़ी हुई है लूप, देखो ऐसे इस प्लेन में पड़ी हुई है लूप, ठीक है जी। अब इसमें करंट जो आपकी तरफ एज है उसमें नीचे आ रहा है, उस पे ऊपर जा रहा है, तो जब ये ऐसे जाएगा ना ऐसे ऐसे तो थंब उधर चले जाएगा, समझो इसमें ऐसे जा रहा है तो थंब इधर चले गया, ये हो गया इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इसमें उल्टा आ गया, इसमें इधर से चढ़ा ऊपर और ऐसे चले गया तो थंब इधर चले गया, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बेटा जी एक जो लड़के हैं वो अपना कड़ा उतार लो, जो लड़की हैं वो अपनी कड़ी उतार लो, कड़ी नहीं चूड़ी, कड़ा, मैं कड़ी नहीं किया, मैं कड़ी क्या है, कड़े का स्त्रीलिंग, तो कड़ा पुलिंग हो गया, तो अपना कड़ा उतार लो भाई। जो लड़कियां हैं वो अपनी चूड़ी उड़ी जो भी पहन रखी है उसको उतार लो, और ये तीनों सिचुएशंस अपनी बना के देख लो कि कैसे कैसे डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। अगर ये ऐसे पड़ी हुई है, इसको अपनी कॉपी पे सीधा रख दो, तो उसके हिसाब से थंब रूल लगाओ, इसको अपने हाथ में पकड़कर हॉरिजॉन्टली अपने हाथ पे ऐसे रख लो, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, और इसमें जो आपके कड़ा या चूड़ी जो भी है उसको वर्टिकली रख लो, और उसके हिसाब से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बन रही है।
ओके, तो अपना एक्सपेरिमेंटेशन कर लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है। सारा खेल इसमें इमेजिनेशन का रहता है, सारा ही खेल इसमें इमेजिनेशन का रहता है। तो एक तो ये चीज हो गई डिस्कस करने के लिए, एक अपने पास ये वाली चीज है। ओके, अब इसमें स्पेशल केसेस में और भी हैं, जैसे हमने बोला था अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाए तो ये रिजल्ट हो जाएगा। हमने n से उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगली बात कि अगर सर्कुलर लूप के केस एक बार देख लें, ये भी मिटा दो, खाली कर दो। ओके, ले आओ भैया, कर दिया खाली। ओके जी, तो अगली बात जी, पसीनों पसीने होते हुए टॉपिक को कराते हुए सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड KI/R इंटू 2π। ओके, ये तो है ही है। ध्यान देना, अगर n टर्न्स हो जाए, फॉर n टर्न्स इसके सेंटर पे n टर्न्स, ये छोटा n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये आप कैपिटल N भी लगा सकते हो, n इंटू K इंटू I/R इंटू 2π। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अगर ये लूप पूरी नहीं, आधी हो, आधी ही होती, ओके, ऐसे करंट आ गया, जैसे भी फ्लो करवा दिया। अब यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो भैया कुछ भी नहीं है, ये n वाला केस नंबर ऑफ टर्न्स तो सिंगल ही है, KI/R इंटू 2π आना था ना, 2π। तो आधी है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, सीधा हिसाब। अगर फुल लूप है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा KI/R इंटू 2π। अगर हाफ ऑफ द लूप है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए KI/R इंटू पाई। ओके, आधा कर दिया बस, सिंपल, याद रखना। अगर ये लूप यार आधी भी ना हो, 1/4 ही हो, ओके, ये लूप कैसी है, 1/4 ही है, ये अगला केस है। इस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे फाइंड करना है, यार कोई दिक्कत नहीं है, KI/R इंटू और आधा कर दो। फुल लूप में 2π था, आधी में 2 से डिवाइड किया, उससे आधे 1/4 है तो 4 से डिवाइड किया, π/2 आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन वही, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वही आपके पास राइट हैंड थंब रूल ही है, डायरेक्शन वैसी आनी है भैया, राइट हैंड थंब रूल से। B = KI/R इंटू π/2 आ गया रिजल्ट। ओके जी, ये भी हो गया। अब अगली बात, यार वो पूरी भी नहीं है, आधी भी नहीं है, आधी की आधी भी नहीं है, वैसे एक छोटा सा लूप का टुकड़ा ही दे रखा है, न आधी न पूरी न आधी की आधी, वैसे ही मान लो कुछ पार्ट दे दिया हमें, इतना पार्ट दे दिया मान ले, ओके। और वो कह रहा है कि ऐसे करके लूप है, ये इसका सेंटर है, करंट जहां से भी आया होगा आ गया, इस जगह पर एक पार्ट ऑफ द लूप दे दिया यार, बस लूप का छोटा सा पार्ट दे दिया, जैसे मैंने ये बना दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये 1/4 है कि 1/3 है कि क्या है, बस मुझे उसने पार्ट दे दिया कि ऐसे करके जी इसमें से करंट कोई फ्लो हो रहा है, ठीक है जी। अब इस पार्ट का यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें तो हमें एंगल चाहिए होगा, ओके। मान लो अगले ने दे दिया, कह रहा एंगल थीटा है या अल्फा है या कुछ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर फुल लूप होगी, फुल, तो कितना एंगल बनाती है, 2π, तो आंसर आ रहा था KI/R इंटू 2π। अगर हाफ लूप थी तो कितना एंगल सबटेंड करती है,
पाई 2 पाई का आधा यानी कि पाई। तो रिजल्ट क्या आ रहा था, के आई बाय आर इंटू पाई। अगर 1/4 थी तो कितना एंगल सबटेंड कर रही थी, पाई बाय 2। तो रिजल्ट क्या आ रहा था, के आई बाय आर इंटू पाई बाय 2। सीधा सा हिसाब भैया, जितना एंगल है वही लग जाता है काई बाय आर के नीचे। तभी मैंने बोला था इस फॉर्म में याद रखो, काम आएगा आगे। अगर यहां पे पाई यूज हो रहे हैं तो काई बाय आर इंटू पाई, अगर पाई बाय 2 है तो काई बाय आर इंटू पाई बाय 2, अगर ये थीटा है तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा के आई बाय आर इंटू थीटा। चाहे थीटा लिखो चाहे अल्फा लिखो, जो मर्जी लिखो, मगर भैया ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियंस में है। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये रेडियन में है, रेडियन में। थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा रेडियन में यूज होगा, बिना रेडियन वाला नहीं यूज कर सकते हम। अगर उसने कभी मान लो क्वेश्चन दे दिया है और यहां 60 डिग्री लिख रखा है, तो भैया 60 मत पुट कर देना, गड़बड़ हो जाएगी सारी। 60 को पाई बाय 3 लिखोगे, यहां पाई बाय 3 पुट करोगे। अगर तुम्हें दिख रहा है 90 है तो 90 मत पुट कर देना, 90 नहीं, वहां पे क्या पुट होना है, पाई बाय 2 पुट होना है। अगर 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री एंगल, तो वहां पे 30 मत पुट कर देना भाई, 30 की जगह क्या पुट करना है, पाई बाय 6। दिस एंगल शुड बी इन रेडियंस। ऐसे सिस्टम में चलेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही फाइंड करनी है, कुछ चेंज नहीं है। ओके, एक दो बातें और देखो फिर इस पे। अब केसेस कर ही रहे हो, स्पेशल केस कर ही रहे हो, पसीने जब आ ही रहे हैं तो और सही। अगली बात कंप्लीट करो इस बात को कि ये चीजें हो गई। अगर मान लो हमें एक दो सर्कुलर लूप दे रखी हो, इसमें करंट I1 चला रखा हो, इसमें करंट I2 चला रखा हो। ओके, बाहर वाले का रेडियस जब I1 मान लिया R1 हो और इसका रेडियस R2 हो, तो कहता सेंटर पे क्या निकालो, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो निकल जाएगा, दो लूप है, दोनों के फील्ड आपस में ऐड कर देनी है। ऐड करते वक्त ध्यान रखना है कि वो ऐड कैसे करनी है, ऐड करनी है कि सब्ट्रैक्ट करनी है कि पैरेललोग्राम लगेगा। ओके, तो डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू इसकी आएगी। अब दो है ना, सीधा सा हिसाब है, हमें B1 भी निकालना है B2 भी निकालना है, उसकी वेक्टर एडिशन करनी है। अगर मैं बाहर वाले की जिसमें करंट I1 है बात करूं तो उसका रेडियस बेटा जी R1 है, तो एक का फील्ड तो आ गया के आई बाय R1 इंटू 2 पाई। ओके, के आई बाय आर इंटू 2 पाई था ही, बस I1 R1 लग गया। अगर मैं दूसरी वाली की बात करूं तो उसका फील्ड आएगा के आई बाय आर इंटू 2 पाई। बेटा यहां आ गया I2, यहां आ गया R2। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही पॉइंट पे है, इसमें बाहर वाले का भी फील्ड है अंदर वाले का भी फील्ड है, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ऐड करते वक्त चेक करो ऐड ही होंगे कि सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे। फिर हमने क्या किया, इसका फील्ड की डायरेक्शन चेक कर ली, राइट हैंड थंब रोल, आउटवर्ड आ गया पहले वाले का। तो पहले वाले का आउटवर्ड आ गया, आउटवर्ड के लिए मैं डॉट लगाता हूं, लगा दिया। फिर दूसरे वाले को देखो, करंट तो उसका भी वैसे ही है, उसका भी आउटवर्ड आ गया, यहां पे भी डॉट लगा दिया। मतलब दोनों तो सेम डायरेक्शन में आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गए मतलब ऐड कर दो, सिंपल एडिशन हो गई। B इक्वल टू B1 प्लस B2, B इक्वल टू के नहीं बाहर आ जाएगा, 2 पाई भी बाहर आ जाएगा। ओके, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, अंदर I1 बाय R1 प्लस I2 बाय R2। अगर कहीं करंट सेम दिए होते हैं तो वो भी बाहर आ जाता। इसकी वैल्यू पुट कर दोगे μ0 बाय 4 पाई, वहां से वो μ0 बाय 2 बाहर आ जाएगा रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट तक आपने खुद पहुंचाना होता है, ये भी हो गया। अगर कहीं एक का करंट क्लॉकवाइज होता, दूसरे वाले का एंटी क्लॉकवाइज होता,
तो यहां बीच में माइनस आ जाता है। अब बीच में माइनस जब आएगा तो हम b1 माइनस b2 करेंगे कि b2 माइनस b1 करेंगे, अब वो डिपेंड करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब करंट भी अलग अलग है, रेडियस भी अलग अलग है, तो आप बड़े छोटे का अंदाजा लगा नहीं पाओगे, वो तो वैल्यू गिवन होगी उसके बाद पता लगेगा। तो वो मौके के हिसाब से जब आएगा पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट उसके हिसाब से आएगा, आपको पता लग जाएगा नेट किस तरफ आ रहा है फाइनली। ओके, अगर आपने आउटवर्ड वाला पहले लिख दिया और वो छोटा था तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, और इनवर्ड वाला छोटा था तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव तो उस वक्त पता लग जाएगा। तो कब कैसे प्लस करना है कैसे माइनस करना है वो मैंने बता दिया आपको। ओके, ये भी केस हो सकता है। अगली बात, अगर यही दो लूप्स कुछ ऐसे रख दूं तो ऐसे, अब ये दोनों एक दूसरे में फंसा के रख दी। कैसे रख दी? एक दूसरे में फंसा के रख दी भाई। दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैंने समझाया था। ये हॉरिजॉन्टल पड़ी है और ये वर्टिकल पड़ी है। करंट दोनों के I1 I2 अलग अलग ही रखते हैं। एक का करंट I1 और दूसरे का करंट I2। रेडियस सेम रख लो, चलो रेडियस दोनों के क्या रख लिए सेम, अलग अलग भी हो सकते हैं, चल अलग अलग रख लो। एक का R1 और दूसरे का R2। अब भाई पहले का फील्ड दूसरे का फील्ड वैल्यू तो वही आएंगी, के I1 बाय R1 इंटू 2 पाई B2 इक्वल टू के I2 बाय R2 इंटू 2 पाई। रिजल्ट तो वही रहेंगे, पंगा जब पड़ेगा वो डायरेक्शन का पड़ेगा, डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे वो ऐड भी हो सकते थे, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते थे, यहाँ पर हम करेंगे तो ऐड, लेकिन लगेगा पैरेललोग्राम लॉ। आप देख सकते हो, अगर मैं ये जो हॉरिजॉन्टल पड़ी है इसमें करंट ऐसे जा रहा है, देख ऐसे, तो बेटा इसका हॉरिजॉन्टल वाली जो पड़ी हुई है इसका मैग्नेटिक फील्ड तो किस तरफ चले गया? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल वाली का मैग्नेटिक फील्ड गया अपवर्ड डायरेक्शन। अब वर्टिकल वाली को चेक कर लो, निकालो अपना कड़ा या कड़ी। तो जो वर्टिकल वाली है ये पड़ी हुई है ऐसे, इसका करंट कुछ ऐसे आ रहा है, देखो। ओके, अगर ऐसे देखूं, ये जो इस वर्टिकल लाइन जो है इसका देखो बोर्ड पर ऐसे आ रहा है करंट, इस डायरेक्शन के हिसाब से ये गया इधर, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ओके, चेक कर लो। तो इसका फील्ड इनवर्ड के हिसाब से, ये गलत कर दिया हमने, इसका फील्ड कैसे जा रहा था? ये वर्टिकल पड़ी हुई है ऐसे, देखो ये अंदर की ओर जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा था, तो ऐसे जा रहा तो इधर आ रहा है इधर। ओके, ये आ गया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब जब ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, चेक कर लेना भाई, गलत वलत ना कर दूं, सही है मेरे ख्याल से। ये अंदर वाली ये जो वर्टिकल पड़ी हुई है आपकी, ये वर्टिकल पड़ी थी, इसमें नीचे वाली जो एज है, ऐसे रखो इसको, नीचे वाली एज में अंदर जा रहा है, ठीक है, नीचे वाली एज में अंदर रह रहा है, अंदर से ऐसे जब आएगा तो ऐसे जब जाएगा तो उधर चलेगा। सही है, वो पहले गलत बोल दिया था मैंने। सो ये हो गया B2। अब बाकी आपको क्लियर ही है, B1 और B2 के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इस हिसाब से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ओके जी, तो ये आ गया जी आपका रिजल्ट। अब मौके की बात है कैसे रिजल्ट निकालने हैं, कैसे वैल्यू पुट करनी है, वो जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे उसके बाद अपने आप ही आने लग जाएंगे। जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देंगे उसके बाद अपने आप चीजें उस हिसाब से जुड़नी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम टेकअप करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, बेटा इसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके।